इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। अपने सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं अमित और मेरे साथ है ज्योत्सना। नमस्कार ज्योत्सना। नमस्कार अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और साथ ही साथ हम अपनी पूरी टीम की तरफ से स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में कृषि कानूनों की रचना भारत सरकार द्वारा की गई है और साथ ही साथ वर्तमान सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा भी की है। इस अवसंरचना कोष के जरिए अमित हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ पहुँचने वाला है, खासतौर से फसलों के भंडारण और उनको संरक्षित रखने में इस रकम से उनको काफी सहायता मिलने वाली है। ज्योत्सना, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। साथ ही साथ किसानों के लिए भंडारण एक मुख्य समस्या होती है। इसके तहत सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष बनाया है और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जारी कर दी है। जी अमित, और इस किस्त का देश के करोड़ों किसानों को काफी दिनों से इंतजार था। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों के खातों में 6,000 रुपए सरकार भेजती है। श्रोताओं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी सुनते हैं डॉक्टर YR मीणा से। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति और आप सभी को पता है और ये खुशखबरी भी है, श्रद्धेय अटल जी की जयंती के अवसर पर अन्नदाता के विश्वास और स्वाभिमान के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से PM किसान के तहत सभी किसान मित्रों के खाते में रकम हस्तांतरित की गई और इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर YR मीणा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब अपर आयुक्त विस्तार हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से जुड़े हैं और हमें अपडेट बिल्कुल करते रहते हैं और ये वाकई में खुशखबरी और जो वादा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया था वो पूरा किया और ये आखिरी किस्त हमें लगता है। और कैसे गई, जरा ये भी बताइए हमें। 25 दिसंबर 2020 को दिन के 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि एक क्लिक के साथ ट्रांसफर की। और जैसा कि आपको पता है, आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो DBT है उसके माध्यम से सेकंडों में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, सबके खाते में मिल जाता है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है जी। तो बहुत फायदा होता है। क्लिक करते ही सभी किसानों के खातों में राशि पहुंच गई। 18,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि। हालांकि जो किस्त होती है 2,000 रुपए की एक किस्त होती है, मतलब 6,000 रुपए टोटल, तो यानी 4 महीने किस्त हुई ना जी, इस साल की आखिरी किस्त है जी। और ये कह सकते हैं कि अभी तक, मतलब दिसंबर 2018 से लेकर के जब ये चालू की थी योजना, अभी तक 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण हो चुका है और 10 करोड़ 60 लाख जो किसान परिवार हैं उनको पैसा मिल चुका है। और जो किसान अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको बार बार विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्र और इनके माध्यम से प्रेरित किया जाता है कि वो भी इसका लाभ उठाएं। और अब इस रकम को आपको सही दिशा में लगाना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी राशि तो नहीं है जी। लेकिन क्योंकि खेती किसानी में बहुत ज्यादा आमदनी भी नहीं होती है, खासकर जो हमारे सीमांत और मझले जो किसान है उनके लिए तो बहुत बड़ी रकम, उनके लिए बहुत बड़ी राशि हो जाती है, क्योंकि उनको खाद, बीज या छोटी मोटी जो दवाइयाँ या छोटे से कृषि के यंत्र वो खरीदने के लिए कई बार मोहताज रहना पड़ता है साहूकारों का या जो पैसे वाले लोग हैं उनसे ब्याज पे लेने के लिए। तो बड़ी राहत मिलती है जब बीज आपको लगाना है। मान लो 2,000 रुपए भी आपके जेब में आ गए और आपके 1-2 हेक्टेयर जमीन है तो निश्चित तौर पर उससे सपोर्ट अच्छा मिल जाता है जी। और यहाँ जरूर बताना चाहेंगे कि निरंतर यूँ कह सकते हैं कि लगातार हम अपने किसान मित्रों से इस विषय पर बातचीत भी कर रहे हैं कि उनके खाते में रकम पहुँच रही है। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद जी। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर YR मीणा से किसान सम्मान निधि योजना पर जानकारी। वर्तमान सरकार अमित बहुत सारी योजनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए ला रही है। नित नई योजनाएं उनके फायदे के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से लाई जा रही हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर हमारे किसान मित्र ही हमें बता सकते हैं कि असल में उनको इन योजनाओं से कितना फायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हस्तांतरित रकम से किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। क्या फायदा इससे मिल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं अपनी किसान मित्र मालती राय से।
किसान की बात हम सबके साथ। मैं मालती राय गाजीपुर से बोल रही हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है मालती जी। और मालती जी आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो सम्मान निधि प्रेषित की जाती है, आपके खातों में भेजी जाती है, वो आपके पास बराबर पहुंच रही है? बिल्कुल, अभी जो 28 दिसंबर को ऐलान हुआ वो तुरंत हमारे 28 दिसंबर को ही मिल गया पैसा। 4 महीने पे 2-2 हजार मिलते हैं, कोई नहीं दिक्कत है, बहुत अच्छा लगता है। हमारा सम्मान किसान भाइयों से जुड़ा हुआ है, वो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी चेंज आएगा हमारे देश में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इसका सम्मान हमें गवर्नमेंट दी है, हम जुड़े हुए हैं, हम किसान भाई, एक इंतजार रहता है हमको, और हम ही को नहीं, हमारे गांव में जितने किसान हैं सबको टाइम से आता है, बड़ी खुशी होती है। इससे बहुत ताकत और सम्मान की बात है जो ये योजना चलाई है। और किसान बड़े गर्व के साथ कहता है कि बताइए, हम आज जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री योजना में और लोग हमें पहचान दिया, गवर्नमेंट ने हमें, और इसकी सम्मान का मूल्य बहुत ज्यादा है। तो आपके क्षेत्र में सभी किसान भाई बहनों को ये मिल रही है, उन सबके खाते में आ रही है ये राशि? हाँ जी, सबके खाते में, पूरे मैं गांव की बात कह रही हूँ, हमारे रिलेशन में जितने लोग हैं सबको टाइम से पैसा आता है, मिलता है। हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं इस चीज से। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये सुनकर कि आप इसको राशि तो मान ही रही हैं, और साथ साथ इसको राशि से ज्यादा आप ये मान रही हैं कि आप सरकार के साथ प्रत्यक्ष रूप से जैसे जुड़ाव है आपका, वो लगाव है आपका। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मालती जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको भी धन्यवाद। और हमारा एक कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जरूर बात करते हैं हमें हर बार, जो कि है मौसम और बाजार। ये दोनों ही ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जब तक हम कृषि के किसी कार्यक्रम में बात ना करें तो वो कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए जानते हैं मौसम की हलचल और बाजार का भाव। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। अब अगर आज के मौसम की बात करें तो नई दिल्ली में तापमान इस वक्त 18.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हवा में नमी 57%, हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। जयपुर की बात करें तो तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हवा में नमी 28%, और अमृतसर की बात करें तो तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 82%। इसके साथ साथ हम इस मौसम के हिसाब से अपने किसान मित्रों को ये परामर्श भी दे दें कि अगर देर से बोई गई गेहूं की फसल है और उसको 20 से 25 दिन हो गए हैं तो पहली सिंचाई आवश्यकता अनुसार ही करें, और 3 से 4 दिन के बाद नेत्रजन की शेष मात्रा का छिड़काव जरूर कर दें। और इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, इन सब की सिंचाई जो है वो भी आप मेड़ों पर कर सकते हैं। तो ये था आज का मौसम का हाल और साथ ही में किसान मित्रों के लिए कृषि परामर्श। चलो पगडंडी से मंडी। और अब मंडी की ओर चलें तो बता दें कि जो हमारा होलसेल प्राइस है यानी थोक विक्रेता है उनके लिए हम बता दें कि टमाटर जो है वो 22 रुपए प्रति केजी, टिंडा 20 रुपए प्रति किलो, परमल 25 रुपए प्रति किलो, प्याज 20 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद सकते हैं। और बात करें अगर फलों की तो संतरा 30 रुपए प्रति किलो, चीकू 35 रुपए प्रति किलो, अनार 120 रुपए प्रति किलो, और अमरूद जो है वो 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद सकते हैं। और ये थे हमारे आज के बाजार भाव। और ज्योत्सना, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं ब्रजभूमि जो कि 84 कोस में फैली हुई है और सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार। धार ये अगम धार ये अगम या को तीखो है करार, धार ये अगम
जाको तीखो है करार, कूर की न गमया में डूबे रिजवार, ओ कूर की न गमया में डूबे रिजवार। जो है रस के खिलार, जो है रस के खिलार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अमित। आज हम जिस विषय की कार्यक्रम में बात करने वाले हैं वो है गेहूं की देखभाल। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ का सबसे मुख्य अनाज अमित गेहूं ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश का गेहूं की खेती और उत्पादन में प्रमुख स्थान है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। लेकिन समय के साथ साथ गेहूं की उन्नत उत्पादन तकनीकों को भी अपनाने की आवश्यकता है। और आज के हमारे इस विषय गेहूं की देखभाल पर विस्तृत जानकारी देने के लिए विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर YS शिवे। आइए सुनते हैं ये बातचीत। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले सभी किसान मित्रों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ ही हम ये भी कहेंगे कि आप फलते रहें, फूलते रहें और कृषि कार्य में बेहतर करते रहें। और हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं और आपसे बातचीत हम करते रहते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर YS शिवे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे FM गोल्ड के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और मेरी तरफ से भी सभी किसान भाइयों और बहनों को नए वर्ष की शुभकामनाएं जी। उनका ये जो नव वर्ष है इसमें खेती जो है वो बहुत फले फूले। तो आप स्टूडियो में हैं और हम सब जानते हैं आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। तो आज हम गेहूं की बात करते हैं क्योंकि ये अनाज का वो हिस्सा है जिससे वाकई में सबका पेट भरता है। बिल्कुल, बहुत ही प्रमुख खाद्यान्न फसल है हमारी रबी मौसम की। और लगभग जो है हमारे देश में अब लगभग 100 मिलियन टन के आसपास गेहूं की पैदावार हो रही है। और जो लगभग जो है 29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की खेती की जाती है और सभी क्षेत्रों में अब की जाती है, कुछ प्रदेशों को छोड़ के इसकी खेती जो है जी। डॉक्टर शिवे, हम कुछ भी खा ले मन नहीं भरता जब तक एक रोटी अंदर नहीं जाती है जी। तो गेहूं की बात करें तो डॉक्टर साहब हमें ऐसा लगता है कि 25 दिसंबर तक लास्ट, वैसे तो 15 दिसंबर तक लगभग बो लिया होगा उन्होंने, और साथ ही साथ लास्ट किया होगा तो 25 दिसंबर तक सबने कर लिया होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि गेहूं की देखभाल के लिए हमारे किसान मित्रों को अब क्या क्या काम करने चाहिए, इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो देखभाल है वो बहुत जरूरी है। बुआई के बाद में जी बहुत सारी असली मेहनत तब शुरू होती है। बुआई करने के बाद में फिर सारी सावधानियां रखनी होती हैं। सिंचाई की है, खरपतवार प्रबंधन है, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, इसके साथ साथ किसी पोषक तत्व की कमी ना आ जाए। और हो सकता है जिन्होंने इंटरक्रॉपिंग की है तो सहफसली खेती में की है तो वहाँ पे दूसरी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये सारी प्रबंधन करने की बहुत जरूरी होती है गेहूं की फसल तो की आपने शुरुआत की है तो मैं पोषक तत्व प्रबंधन से ही ले लेती हूँ, है ना। पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए ताकि गेहूं की फसल उनकी बेहतर हो? हाँ, देखिए ऐसा बताते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन किसी भी फसल को उगाने से पहले मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। तो मृदा परीक्षण जैसे हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है वो सभी के पास में है। तो किसी भी फसल बोने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ साथ वो ये भी बताते हैं किन किन पोषक तत्वों की कमी है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। तो ये तो 3 वर्ष में एक बार जांचते हैं, है ना? एक बार जांचते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक आइडिया लग जाता है हमको किस्म ले रहे हैं, जैसे गेहूं की कौन सी किस्म ले रहे हैं, समय से लगाने वाली है, देर से लगाने वाली है, या हम इरिगेटेड में लगा रहे हैं या एसिंची क्षेत्रों में लगा रहे हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए हमको पोषक तत्व प्रबंधन करने की जरूरत पड़ती है गेहूं के अंदर। तो यदि किसान भाइयों ने समय से गेहूं की लगाई है तो उसको जो है लगभग जो सही समय होता है ये 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में अच्छा समय माना जाता है बुआई के लिए। तो उसके लिए लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की जरूरत पड़ती है। तो उसको जो है हम ये बताते हैं कि बुआई करने से पहले जो है बुआई के समय इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम उर्वरक दें वो सही तरीके से मिट्टी के अंदर मिल जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे नाइट्रोजन की मैंने बताई 150 किलोग्राम मात्रा, पूरी मात्रा नहीं देनी है बुआई के समय, 1/3 भाग नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, और हो सके तो फास्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में दें क्योंकि उसमें सल्फर भी होती है और फास्फोरस भी होता है। और पोटास जो म्यूरेट ऑफ पोटास जनरली देते हैं, जिंक सल्फेट तो
जनरली जो 21% का जिंक होता है बाजार में वो मिलता है उसको दें। तो बुआई के समय ये मैं समझता हूँ किसान भाइयों ने दे ली होगी। जो बची हुई हमारी जो मात्रा है नाइट्रोजन की 2/3 भाग उसको देने की जरूरत है सही समय पे। और सही समय क्या होता है, जैसे हम बताते हैं नाइट्रोजन को यदि पहला पानी देने के बाद में देना चाहिए जहाँ पे हमारी मिट्टी जो है रेतीली है, और जहाँ पे हमारी दोमट मिट्टी है चिकनी मिट्टी है वहां पे हम पहले भी दे सकते हैं पहला पानी देने से। लेकिन अच्छा यही रहता है कि पहला पानी देने के बाद में जैसी बदतर कंडीशन में आती है उस समय जो हमें नाइट्रोजन को देना चाहिए, यूरिया को। और इस बात का ध्यान रखें कि जब ओस पड़ रही हो जब ना दें, सुबह आफ्टरनून में जब ओस ना हो तभी जो है यूरिया का छिड़काव करें। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का अब जो 1/3 भाग बची हुई मात्रा है तीसरी, उसको दूसरा पानी देने के बाद में जो लगभग हम दूसरा पानी 40 से 45 दिन के बाद में तब दें। और इस चीज का ध्यान रखें कि जैसे हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो अच्छा ये होता है कि हम जो हमारे खुरपी वगैरह है या कसोला वगैरह है या हैंडो वगैरह है उससे जो हम उसकी निराई गुड़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मिट्टी के अंदर मिल भी जाएगा और उसकी उपयोग क्षमता भी बढ़ेगी और हमारी गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। जी, तो गेहूं की पैदावार अच्छी हो यही हम चाहते भी हैं। तो मैं सोच रही थी पोषक तत्व प्रबंधन हमने कर लिया और आपने जैसे कहा कि ओस पड़ रही होगी, तो दिसंबर माह से ही हम देखते हैं कि तापमान काफी कम हो जाता है, ठंड भी हो जाती है, पाला भी होता है। तो अभी जनवरी में भी लगभग थोड़ी ठंड तो है। हाँ जी बिल्कुल ठंड रहेगी, ठंड रहती है जी, जनवरी तो में। इसको देखते हुए सिंचाई का प्रबंधन कैसे होना चाहिए? हाँ सिंचाई देखिए, प्रबंधन बल्कि कौन सा? हो सकता है कहीं कहीं पाला भी पड़ने की संभावना होती है जनवरी के महीने में, तो सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी है। गेहूं एक ऐसी फसल है कि मतलब उसके लिए हमको 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि कोई महावट हो जाती है तो हम उस समय पानी नहीं देते हैं, लेकिन पानी बहुत जरूरी है गेहूं के लिए और अच्छी पैदावार लेने के लिए। जिन्होंने समय से लगाते हैं तो लगभग 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। पहला पानी जो है हम 20 से 25 दिन बाद देते हैं, जो हमारी ताजमूल या क्राउन रूट इनिशिएशन के समय बोलते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। पहला पानी तो बहुत ही जरूरी है। दूसरा पानी जो है 40 से 45 दिन बाद जब हमारे कल्ले बनते हैं। तीसरा पानी जो है हमारा 60 से 65 दिन बाद जब गांठें बनती हैं। चौथा पानी जो हमारा 80 से 85 दिन बाद जब पुष्पावस्था होती है। और इसके साथ साथ 100 से 105 दिन बाद जो है जब हमारी दाना भरने की अवस्था होती है, दुग्धावस्था होती है। लास्ट पानी हम जब हमारे दाने थोड़े कड़े होने शुरू होते हैं 115 से 120 दिन बाद। इस तरीके से पानी प्रबंधन गेहूं के अंदर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, सभी किसानों के पास में हो सकता है 6 पानी उपलब्ध ना हो, 2 पानी उपलब्ध है, तो कौन कौन सी अवस्था पे हमको पानी देना है। पहला पानी जो है जो क्राउन रूट बनती है हमारी तब देना चाहिए 20 से 25 दिन बाद। और दूसरा पानी जो हमारा पुष्पावस्था होती है उस समय देना चाहिए। अच्छा। और यदि हमारे पास में 3 पानी है तो उस समय उनको जो है हमको पहला पानी जो है हमारा जैसे मैंने बताया कि क्राउन रूट बनते समय, दूसरा पानी जो हमारा गांठा बनते समय, तीसरा पानी जो है पुष्पावस्था है दाना भरने की अवस्था। तो इस तरीके से पानी का प्रबंधन करना चाहिए। लेकिन ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। पानी जो है उतना ही देना चाहिए जितनी जरूरत हो, क्योंकि ज्यादा पानी खड़े होने से भी गेहूं को फसल की नुकसान हो सकता है। तो इस जैसे बहुत से किसान भाई रात को नक्का खोल के चले आते हैं, ट्यूबवेल चलती रहती है, तो इस चीज का भी ये नहीं करना चाहिए। एक तो पानी की बर्बादी भी है, वो भी नहीं करनी चाहिए जी। और गेहूं के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है जी। तो खरपतवार भी आ जाते हैं, वो भी तंग करते हैं गेहूं की फसल। हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारी फसल बढ़ती है खरपतवार भी आते हैं, क्योंकि पानी के लिए जो खरपतवार विशेषकर हमारे पानी के लिए पोषक तत्वों के लिए कम्पीट करते हैं गेहूं के साथ में जी। तो ऐसा बहुत सारे खरपतवार हैं, जैसे हमारा गेहूं का मामा है, गुल्ली डंडा है, ये बहुत ज्यादा मतलब नुकसान करता है। या इसके साथ साथ बथुआ है, खरबथुआ है, या हिरनखुरी है, या हमारी कृष्णनील वगैरह, ये प्रमुख खरपतवार हैं जो गेहूं की फसल को नुकसान करते हैं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए अच्छा ये रहता है कि बुआई करने के बाद में यदि हम केमिकल विधि द्वारा कर रहे हैं तो पेंडामेथलिन एक दवा आती है जिसकी 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर मैक्सिमम 3 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। तो इसको प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड एप्लीकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे खरपतवार कम उपजेंगे। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? बिल्कुल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही है इसके अंदर। और यदि नहीं कर पाते हैं बहुत से किसान भाई बहन, तो फिर खरपतवार प्रबंधन करना जरूरी होता है। जैसे पहला पानी देने के बाद में जैसी कंडीशन में आता है तो फिर भी उस समय लगभग 30 से 35 दिन बाद हम बताते हैं, हम जो हमारी केमिकल हर्बिसाइड है, विशेषकर जो हमारा सल्फर सल्फ्यूरोन है जिसको हम लीडर के नाम से भी जानते हैं, 25 ग्राम दवा इसकी, और जो है 4 ग्राम जो है मेट सल्फ्यूरोन जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए होती है। 4 ग्राम दवा बहुत होती है, इसकी ज्यादा नहीं डालनी है।
और 25 ग्राम जो है हमारी सल्फर सल्फ्यूरोन की, इन दोनों को मिला के 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना है। जैसे पहला पानी देने के बाद में बत्तर में आती है, कंडीशन में आती है, बत्तर मीन्स कंडीशन में आती है, पैर आने लगती है मिट्टी हमारी, तो उस समय इसका छिड़काव करना है। और छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है किसानों को, दवाई तो डाल रहे हैं कि जो स्प्रेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो फ्लैट फैन नोजल है उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एफिकेसी बढ़ जाती है और हमारी जो वीड कंट्रोल है वो अच्छे ढंग से नियंत्रण होता है। तो इन सब बातों को बिल्कुल हमारे किसान मित्र ध्यान से सुन रहे होंगे। डॉक्टर शिवे वैसे तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं गेहूं की फसल पर, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्या गेहूं की फसल के लिए जैव उर्वरक उपलब्ध है और इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए? हाँ, देखिए, जैव उर्वरक उपलब्ध हैं गेहूं की फसल के लिए। और अब समय आ गया हमको जो रासायनिक खादों के साथ साथ जो है जैव उर्वरकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अच्छी पैदावार होती है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बनती है। और इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वातावरण से वो सीधी करते हैं। जैसे एजोटोबैक्टीरिया, एजोस्पेरिलम में 2 तरीके के, या हमारा बायो कंसोर्टिया बायोफिल्म भी आने लगा है और ये हमारे पूसा संस्थान में मिलते हैं माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन में। तो इनको और किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से लेकर सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। और सीड ट्रीटमेंट करने के समय इस बात का ध्यान रखना है, जैसे हम कोई भी एडेसिव मटेरियल का यूज करते हैं, विशेषकर जो है हमारा गम अकेसी आता है उसका घोल बनाकर उसको कल्चर को मिला के और ठंडा करके तब उसका लेप चढ़ाना चाहिए सीड कोटिंग के हिसाब से, और तब उसकी बुआई करनी चाहिए। तो इस तरीके से बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं, पीएसबी वगैरह भी, फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आ रहे हैं। लेकिन अभी नए अनुसंधानों से पता चला है साइनोबैक्टीरियल बेस्ड जो बायोफिल्म है, यानी कि कंपेटेबल बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को बनाए के जो बायो फर्टिलाइजर बनाए गए गेहूं के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत उपयुक्त है। तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, है ना। और मैं ये भी कह रही थी कि चलते चलते ये जरूर बता दीजिए हमें कि कीट भी है जो परेशान कर देते हैं हमारी गेहूं की फसल को। देखिए, इस समय जनवरी के महीने में कुछ कीट आ सकते हैं जिन्होंने लेट फसल लगाई है, तो कभी कभी ऐसा होता है हमारा जो है पिंक स्टेम बोरर है वो आ जाता है, यानी वो तने को काट देता है और हमारा पूरा पौधा जो है खराब हो जाता है। कहीं कहीं इस तरीके के लक्षण मिलते हैं तो उसका रोकथाम करने की जरूरत होती है। और इसके लिए कोनेल फोस जो होती है 2 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए, तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। कहीं कहीं जो दीमक भी आ जाती है, इसके लिए क्लोरोपाइरिफास का दवा का इस्तेमाल करना चाहिए और 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी के साथ देना चाहिए। अपने किसान मित्रों से ये जरूर कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे, फिर भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो kkbongold@gmail.com पे आप हमें लिख करके भेज सकते हैं और डॉक्टर साहब से जवाब लेके आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर शिवाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप गेहूं की देखभाल विषय पर बातचीत सुन रहे थे। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर YS शिवे, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बेहद ही लाभप्रद होगी। लक्ष्मी, जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया, बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर, बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है।
अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा ले, अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। श्रोताओं, अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें kkbongold@gmail.com पर अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। और अब विदा लेने से पहले हम आपको बता दें कि सोमवार के दिन यानी कि हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लाइव कार्यक्रम लेके आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। विषय होगा प्याज की तकनीकी खेती और लहसुन की देखरेख। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनंत कुमार। श्रोताओं, 3:10 से लेकर 3:40 तक हमारा यह कार्यक्रम लाइव फोन इन रहेगा। कार्यक्रम को सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ ज्योत्सना और अमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।